कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं RTE 2009 जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। टीचिंग लाइन का कोई भी एग्ज़ाम हो गया उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन देखने के बाद आपको RTE आज के इस सेशन में हम पहली बार तो देखेंगे कॉन्सेप्ट को देखेंगे प्लस P/Q को देखेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आगे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो RTE 2009 क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन 2009। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आर्टिकल अनुच्छेद या संविधान में आर्टिकल 46 है, वहाँ पे बात किया गया है कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा। उसी के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 में करके आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया और उसमें यह लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान या उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है पहला क्वेश्चन कि फुल फॉर्म क्या है, राइट टू एजुकेशन 2009 और कहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो 46वें संविधान संशोधन द्वारा। और किस संशोधन द्वारा बनाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और इस किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल 21A में किया गया, ताकि इसको आप जो है कोई सरकार या राज्य ख़त्म नहीं कर सकती है। और यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। कब से, ये भी डेट याद रखना है, 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में इसको लागू किया गया था। इसमें कुछ धारा है और उस धारा को देखते हैं, उस धारा से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो धारा जो 5 है यह कहता है कि दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र, यानी अगर आप किसी भी स्कूल में मतलब बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो चाहे जब भी उस स्कूल से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। हालांकि इस समय जो प्राइवेट स्कूल है वो जल्दी एडमिशन छोड़ने या एडमिशन का मतलब है दूसरे स्कूल में करने के नहीं देते हैं। हालांकि उनको समझा देना कि अगर एडमिशन दूसरे स्कूल में नहीं करने दोगे तो धारा जो RTE की आर्टिकल 5 जो है या क्लाज या धारा 5 जो है RTE 2009 का, उसमें बातें करता है कि किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवा सकते हो सकता है बच्चों में आपकी व्यवस्था नहीं पसंद आ रही हो, आपके में टीचर जो अच्छे नहीं हैं, तो इसमें जो है बच्चा दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवा सकता है। अगले है लेसन 4 में क्या कहा गया है, तो स्कूल और पेरेंट्स के उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। तो अगर प्रश्न पूछेगा किस लेसन में पेरेंट्स और स्कूल के उत्तरदायित्व की बात की गई है, तो लेसन 4 में। धारा 12 किससे संबंधित है, तो RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट एवं निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी, तो 25%। ये धारा 12 कहता है कि 25% सीटें चाहे निजी या प्राइवेट हो उसमें आपको जो है 25% सीटें जो है गरीब के लिए आरक्षित करनी पड़ेगी। ऐसे बच्चों को सफल समावेशन के लिए एक टीचर की साम्यता यानी इक्विटी पर आधारित पेडागॉजी का यूज करना है। एक होता है इक्वलिटी, एक होता है इक्विटी। इक्विटी यानी साम्यता पर मतलब एक होती है सहानुभूत होती है, एक होता है समानुभूत। उसी प्रकार एक होती है इक्विटी जिसको हम कहते हैं साम्यता, यानी इस पर जो टीचर होते हैं, टीचर को पेडागॉजी की पहुंच होनी चाहिए ताकि जो बालकों के मनोभाव को समझ कर सकें। और RTE भी कहता है कि जो बच्चों के सफल समायोजन के लिए टीचर को जो है एक साम्यता यानी साम्यता पर आधारित पेडागॉजी का प्रयोग करना चाहिए। धारा 13 में क्या है, धारा 13 में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति फीस देने पर शुल्क का जुर्माना पेनाल्टी देना पड़ेगा। यानी यह कहा गया है, वैसे भी सब लोग स्कूल में कहते हैं ये फीस नहीं लिया जा रहा है, यह व्यवस्था का लिया जा रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ एक नियम लगा है कि जो अनाज सरकारी गोदाम पर मिलते हैं, सरकार जो है मुफ्त देती है गरीबों को, उसमें अब तो अंगूठा लगा के ले जाओ और तुरंत जोक करके देते हैं।
लेकिन अब एक चालाकी किए हैं सब लोग कि उसमें एक दिन अंगूठा लगवाएंगे और अपना एक बटकरा से उसको नाप करके रख देते हैं और उसके बाद तुमको अनाज बाद में देते हैं। अपने स्वयं तो कर लेते हैं, उससे वेरीफाई करा लेते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं अपने हिसाब से अनाज देते हैं। तो इस चीज़ से आप लोग जो है इसको जागो और अब इस मैटर को आप समझो। चाहे जो भी लोग हैं वे सभी लोग लूटने के चक्कर में ही पड़े हैं। इसी प्रकार स्कूल में जो एडमिशन कराने जाते तो कहते हैं फीस नहीं लिया जा रहा है, ये क्या लिया जा रहा है, इस स्कूल में जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था का पैसे लिया जा रहा है, फीस नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि आरटी धारा 13 में कहा गया कि आप प्रति व्यक्ति किसी बच्चे से फीस नहीं ले सकते। अगर कोई ऐसा स्कूल करता है तो उसको कंप्लेन कर सकते हो और स्कूल पर कार्यवाही हो सकती है। आगे देखते हैं धारा 14 में कहा गया कि किसी बालक के पास एज प्रूफ ना होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी किसी बच्चे के पास अगर जन्मतिथि प्रमाण पत्र नहीं है या उसके पास एज प्रूफ नहीं है कि वह बच्चा कितने साल का नहीं है, तो इस रूप में धारा 14 के अंतर्गत आप मतलब उस बच्चे का एडमिशन स्कूल में लेने से रोक नहीं सकते हो। अगर कोई ऐसा करता है तो वह जो है नियम कानून का उल्लंघन करेगा और उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। आगे धारा 15 में क्या है, तो धारा 15 में कहा गया है कि बच्चों को हर पल में एडमिशन दिया जाएगा। यानी बच्चा चाहे जब आ रहा है उसको हर पल एडमिशन दिया जाएगा। आप किसी भी समय बच्चों को एडमिशन से रोक नहीं सकते हैं। सत्र का प्रारंभ हो या सत्र का बीच हो या सत्र का अंत हो, हमेशा क्या आपको देना पड़ेगा, तो आपको हमेशा शैक्षणिक वर्ष में मतलब एडमिशन करने दिया जाएगा। आप एडमिशन के लिए रोक नहीं सकते हो। धारा 16 में कहा गया है कि स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। यानी बच्चे आज जो है फेल होने के डर से स्कूल नहीं जाते हैं या फिर स्कूल को छोड़ देते हैं, तो सरकार ने या आरटी 2009 में यह प्रावधान किया गया है धारा 16 के अंतर्गत कि बच्चों को ना आप फेल कर सकते हो ना स्कूल से कभी निकाल सकते हो। धारा 17 क्या है, देखो अगर आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 की बात करोगे तो अस्पृश्यता का अंत है। और वहीं अगर आरटी 2009 की धारा में बात करोगे 17 से, तो बच्चों को शारीरिक दंड यानी फिजिकल पनिशमेंट देना और प्रताड़ित करना मना किया गया है। यानी कभी कभी सुनाई देता है टीचर ने बच्चों को इतना मार दिया कि हाथ पैर लाल हो गए, फूल फैल जाते हैं और उनको अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ जाता है। इसलिए आरटीई में धारा 17 बनाया गया और इसमें बाकायदे कहा गया है कि बच्चों को आप किसी प्रकार से दंड नहीं दे सकते, ना ही गाली दे सकते हो, ना मेंटली हरास दे सकते हो, ना ही फिजिकली हरास कर सकते हो। धारा 21 किससे संबंधित है, तो धारा 21 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से संबंधित है। इसी को कहते हैं एसएमसी। क्या कहते हैं, तो एसएमसी। प्रश्न पूछ सकता है एसएमसी किस आर्टिकल में है या धारा में है, तो आरटी की धारा 21 में एसएमसी से संबंधित है। और एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें यह कहा गया है कि स्कूल में टीचर से पेरेंट्स मीटिंग बैठाई जाए और टीचर के साथ साथ पेरेंट्स का भी दायित्व है बच्चों को देखभाल करना। और यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल में कैसे मैनेज होगा इस चीज़ के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं धारा 24 किससे संबंधित है, तो शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित है। हालांकि शिक्षक के कर्तव्य में सादगी से होना चाहिए और वह गुटखा पानी ये सब चीज़ ना खाए, बिल्कुल स्वच्छ रहे, क्योंकि बच्चा जो होता है शिक्षक के गुण को ही एक्सेप्ट करता है। जैसा शिक्षक करता है उसी के अनुसार ही बच्चा क्या करता है, उनकी सारे गुण को एक्सेप्ट करता है। अब क्या पता कई स्कूलों में मैंने देखा है टीचर पान खाते रहेंगे और उसके बाद क्लास लेते रहेंगे, तो इस से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर तुम बदमाशी करते हो और किसी बालक को कहोगे बदमाशी ना करो तो यह संभव नहीं है। इसलिए यह कहा गया है कि बच्चों जो टीचर की कुछ सादगी होनी चाहिए, कुछ ऑफिशियल
क्लोथ्स होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए, ड्रेस होने चाहिए। और इसी से संबंधित धारा 24 RT का है, उसमें शिक्षक के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। शिक्षक के कर्तव्य क्या क्या है? धारा 23 की उपधारा फर्स्ट के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित पालन करेगा, अर्थात विद्यालय में उपस्थित और नियमितता का समय का पालन, यानी कोई टीचर होते हैं स्कूल 9 बजे का या 10 बजे का है, वह आते हैं 12 बजे 1 बजे या उनकी जब मर्जी होती तब स्कूल में आते हैं। तो धारा 24 में यह कहा गया है कि शिक्षक का यह कर्तव्य है या यह नियम है कि वह स्कूल में सही समय से आए, बच्चों को पढ़ाएं और सही समय से छुट्टी करें। धारा खा में कहा गया है, धारा 29 की उपधारा सेकंड के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना इनकी जिम्मेदारी है या यह नियम है। गांव में कहा गया वी निर्दिष्ट समय के समय भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना है। का पता चले टीचर मस्त है, सिलेबस कब तक पूरा करना कोई कन्फर्म ही नहीं है। तो इसमें धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य में कहा गया है कि जो टीचर हो वह अपने समय के अंदर ही क्या करे, अपने सिलेबस को संपूर्ण कर दे। और घ में है प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना, तदनुसार अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो उसे जोड़ना। इसमें देखो, इसमें आजकल प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इन सभी चीज़ का बढ़ावा किया जा रहा है। उसी के आधार पर यह बातें की गई है कि बच्चों का जैसा मानसिक विकास हो उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाए, उसी के अनुसार सिलेबस बनाया जाए। और ठीक इसी प्रकार अगर वह बच्चा कुछ आगे पढ़ना चाहता है या क्लास में एक्स्ट्रा उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इस शिक्षक का कर्तव्य है कि उसको सपोर्ट किया जाए और उसका ध्यान रखा जाए। और अंगा में बातें हैं, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थित नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति, किसी सुसंगत जानकारी के बारे में अवगत कराना। यहाँ पे इसमें यह कहा गया है कि जो है माता पिता के संरक्षकों के साथ नियमित बैठक हो, जो गलती हो रही उसको बताया जाए, जो गड़बड़ी नहीं है उसके बारे में बताया जाए, आपस में डिस्कस किया जाए कि और इसे कैसे सुधारा जाए, इसके बारे में बातें की जाती हैं। धारा 25 किससे संबंधित है? धारा 25 के अंतर्गत टीचर स्टूडेंट रेशियो की बातें की गई हैं। टीचर स्टूडेंट रेशियो किस अनुपात में होना चाहिए, यह किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 25 के अंतर्गत। इसमें छात्र शिक्षक का अनुपात प्राथमिक कक्षाओं में कितना होना चाहिए? तो 30:1 होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 35:1 होना चाहिए, यानी 35 बालकों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। और प्राथमिक कक्षाओं में 30 बालकों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। RT 2009 के अनुसार यदि कक्षा 1 से 8 तक में बच्चों की यानी प्रवेश किए गए बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी में अनुपात कितना होगा? मतलब विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कितना होगा? तो 40:1 होगा। और यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होने चाहिए। धारा 27 यानी RTE 2009 की धारा 27 में कहा गया है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाया जा सकता है। केवल जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़ करके शिक्षक को किसी और भी कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। धारा 27 इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि टीचर को कहाँ कहाँ लगा सकते हो या पढ़ाने के अलावा यानी गैर शैक्षणिक कार्यों में कहाँ कहाँ लगा सकते हो। तो जनगणना में लगाया जा सकता है, चुनाव में लगाया जा सकता है और आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है। RT 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम घंटे कार्य कितना होना चाहिए? तो 45 घंटे। और इसमें प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे या एकेडमिक हावर्स या कार्य दिवस कितना होता है? तो
800 घंटे या 200 दिन। RT 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितना होता है? तो 1000 घंटे या 220 दिन। अगर देखो प्राथमिक में कहेगा तो 800 घंटे 200 दिन, और उच्च प्राथमिक पर कहेगा तो 1000 घंटे 220 दिन। RTE के अनुसार 8वीं क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। यानी बच्चों की भाषा, किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? तो मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। RT 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। समावेशी शिक्षा क्या होती है? तो वह शिक्षा जहाँ पे सभी बालक एक साथ पढ़ते हों, या विशेष बालक हो या साधारण बालक हो, सभी को कैसे पढ़ाया जाएगा? तो एक क्लास में ही पढ़ाया जाएगा, और उनकी संस्कृति चाहे जो भी अलग हो उससे कोई मतलब नहीं। आप बच्चों को अलग करना ही नहीं, सिगरेशन करना ही नहीं है। ऐसे कई स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में छोटे मतलब ABCD के रूप में ग्रुप में बांट दिया जाता है। हालांकि RT इसको मना करता है कि ऐसा नहीं कर सकते हो, आप सभी को एक साथ पढ़ाना है। हालांकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हो, उनके लिए अलग व्यवस्था कर सकते हो एक्स्ट्रा, लेकिन आप जो है अलग अलग डिवाइड करके आप क्लास को बांट नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं। समावेशी शिक्षा में यही बातें की जाती है कि सामान्य प्लस विशिष्ट बालक को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। RT 2000 शिक्षा का अधिकार 2009 के क्रियान्वयन के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कक्षा कक्ष कैसी है? तो आयु के अनुसार अधिक सम जाती है। यानी अगर कक्षा 1 में बालक 5 साल का देखोगे तो सारे क्लास में 5 साल के ही कक्षा 1 में बालक दिखेंगे। अगर किसी स्कूल में 10 साल के बालक 8वीं या 7वीं में है तो हर जगह, या 5वीं में है तो हर स्कूल में पूरे प्रदेश में चले जाओगे या पूरे देश में चले जाओगे, वहाँ उसी एज के ही लगभग बालक मिलेंगे। तो RTE के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सी एक संवैधानिक गारंटी बच्चों के लिए नहीं है? तो अनुच्छेद 30 जो है यह अल्पसंख्यकों के शिक्षा से संबंधित है, तो यह जो है बालकों से संबंधित नहीं है। वहीं आर्टिकल 21 की बात करें तो बालकों की शिक्षा की अधिकार की बातें करता है। आर्टिकल 45 की बात करें तो ये भी बच्चों से संबंधित है, और आर्टिकल 24 कहे तो बलात् श्रम निषेध से संबंधित है, यानी बालकों से ही संबंधित है। जबकि आर्टिकल 30 किससे संबंधित है? तो यह जो है पिछड़े वर्गों के लिए ये अनुच्छेद है। अगला है, माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो न्यूपा। कौन सी है? न्यूपा है। अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के लिए न्यूनतम कितने घंटे प्रति सप्ताह विहित किए गए हैं? तो अभी हमने ऊपर देखा है कितने घंटे, 45 घंटे एक हफ्ते में। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के न्यूनतम स्नातक योग्यता 4 वर्षीय समन्वित B.Ed डिग्री किस दस्तावेज की संतुष्टि की गई है? तो अभी मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किए हैं NEP 2020 के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें कहा गया है कि 2030 के बाद 4 वर्षीय B.Ed मान्य होगा, 2 वर्षीय B.Ed मान्य नहीं होगा। हालांकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। पहले 1 वर्षीय था, 2 वर्षीय आया, फिर 1 वर्षीय वाले ख़त्म हो गए, अब 2 वर्षीय वाले ख़त्म हो जाएंगे, 4 वर्षीय हो जाएगा। ये सब इतना राजनीति होती है, क्या ही बताया जाए। अगला है क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? तो अभी हमने बताया कि आर्टिकल 45 के तहत 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें जो है बातें RTE की बातें की गई है।
अगला, शिक्षा के व्यवसायीकरण की संतुष्टि किस समिति ने की थी? तो मेलकम अधिशेष्य समिति। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।